अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह ऐलान किया है कि अमेरिकी नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल यानी कि पीर के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब जंग बंदी के बावजूद कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई और हालात एक नाजुक तवाज़ुन में हैं। पाकिस्तान की फ़ाल सालिसी ने इसे एक अहम सिफारती मरकज़ बना दिया है और ख़ुद को एक मौसर सिफारती पुल के तौर पर मनवाया है, जबकि वज़ीर आज़म के सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरों ने इस अमन अमल को मज़ीद तक़वियत दी है। अब चूँकि इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ है, जहाँ मुतवक्के तौर पर वाशिंगटन और तेहरान के नुमाइंदे दूसरे मुज़ाकराती दौर में आमने सामने होंगे। बताया जा रहा है कि मंगल के रोज़ जो है ये दूसरा दौर शुरू होगा। लिहाजा असल सवाल ये है कि आया ये मुज़ाकरात आर्जी सीज़ फायर को पायदार हल में बदल सकेंगे या नहीं, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जब एतमाद की कमी हो, पाबंदियां हों और आबनाए हुमस की सूरत हाल बदस्तूर चैलेंज बनी हुई है। आने वाले दिनों में न सिर्फ इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का तयन होगा, बल्कि ख़ित्ते के अमन और आलमी सियासत की सिमत भी मुतय्यन होगी। इसी पर बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें तजियाकार प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अब चूंकि अब डेट भी डिसाइड हो गई है ऑलमोस्ट, और टीमें जो हैं वो एडवांस टीमें तो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई हैं। ये जो पाकिस्तान ने एक जादू किया है और इस लेवल की सिफारतकारी की है, चंद रोज़ बाद वो लोग जो कि कह रहे थे कि शायद मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, पाकिस्तान ने तमाम वर्किंग करके एक मरतबा फिर इनको मेज़ पर बिठा दिया है। ये पाकिस्तान को इसका क्या क्रेडिट जाता है और इसको आप कैसे रेट करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जो पहले जो 1.0 जब बातचीत हो रही थी उस वक्त भी मैं ऑप्टिमिस्टिक था, और जिस तरीके से वहाँ पे बातचीत हुई और वो देखें, द टॉक्स डिड नॉट फेल, या आप उसको नहीं कह सकते वो ब्रोक डाउन थे, बल्कि इट रिमेन अनकंक्लूसिव थे। कोई इसमें कोई चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकी थी। लेकिन अभी जो है कि आप देखें जिस तरीके से एक दोबारा पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल हुआ, और स्पेशली मेरा ख्याल में टर्निंग पॉइंट था जो फील्ड मार्शल का विजिट था ईरान का, तो जो 3 दिन उन्होंने वहां पे लगाए, और फिर वहां से फिर उनके राब्ते बैक चैनल्स पे अमेरिका के साथ भी हुए हैं। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना है कि उनके राब्ते रहे हैं, फील्ड मार्शल से बात हुई, ईरान के ऑफिशियल से बात हुई है। सो पाकिस्तान हैज अगेन प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान बेसिकली रिवाइव करना चाहता है, जो इस्लामाबाद 1.0 जो डायलॉग हुआ था उसको लेके आगे जाना चाहता है, ताकि हम वो चाहते हैं, वी वांट टू अवॉइड, और वो जो हॉस्टिलिटीज या कैटास्ट्रोफिक हालात जो इसमें रुनमा हो सकते थे अगर ये कन्फ्लिक्ट जारी रहता, तो उसमें पाकिस्तान देखे एमर्ज कर गया है एज ए जियो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएटर। नेगोशिएटर भी वो है सेंसिटिव नेगोशिएशंस के लिए। पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी जो क्रेडिबिलिटी शो की है, स्पेशली ये 47 ईयर्स का एक तो सीरियस किस्म का मसला था, जो एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, उनको लाकर टेबल पे बिठाया, बातचीत करवाई। तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी, और फिर इस्लामाबाद नो इमर्ज कर चुका है एज ए न्यूट्रल प्लेस फॉर द फ्यूचर के लिए। इस्लामाबाद में देखें, इट्स हैज एक्टेड नो एक्टिंग एज ए डिप्लोमेटिक ब्रिज। इस्लामाबाद इज ए प्लेटफॉर्म है डी एस्केलेशन के लिए। सो इन सब चीजों के ऊपर क्या है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है। तो दो बंदों को क्रेडिट दुनिया दे रही है, वन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अदर इज फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। और प्रेसिडेंट ट्रम्प देखें कि मेरे ख्याल में कोई वो मौका ऐसा नहीं होता जब वो बात नहीं करते हैं फील्ड मार्शल की, एंड ही ऑलवेज स्पोक वेरी हाई ऑफ हिम। और उन्होंने अब ये कहा कि जी वो लोग जितने अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं कि जहाँ वो मिलिट्री लीडर है, मिलिट्री डिप्लोमेसी करते हैं, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी है अंडरपिनिंग डिप्लोमेसी, और वो समझते हैं हिज स्टेट्समैनशिप है। और स्पेशली जो 7-8 की रात को जो वाकयात हुए थे, और उसमें जो डेडलाइन थी वो एक्सपायर होने लगी थी, तो उसमें जो इंटेंस डिप्लोमेसी थी, अगेन फील्ड मार्शल वाज इंस्ट्रूमेंटल। सो पाकिस्तान की लीडरशिप और जो पाकिस्तान है उसकी क्रेडिबिलिटी बन गई है। जी। और यकीन हम सब पाकिस्तानियों को इस पर फख्र करना चाहिए, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला के जो पाकिस्तान जिस नेक मकसद के लिए
ये बातचीत करवा रहा है, ये कामयाब हो। जी जी बिल्कुल, और उम्मीद भी यही है, और हालात व वाक़यात भी यही बता रहे हैं कि मुआहदा जो है वो साइन हो जाएगा। प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, सर मंगल के रोज़ जो है वो अगला दौर जो है वो शुरू होगा मुज़ाकरात का। मंगल ही वो डेडलाइन है, यानी कि 21 तारीख है, जब तक जंग बंदी जो है वो 2 हफ्तों की जंग बंदी कंप्लीट हो रही है। आपको लगता है कि मंगल के रोज़ ही ये मामला जो है वो तय हो जाएगा? और साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप की हम किस बात पे यकीन करें? एक तरफ वो कहते हैं मैं टीमें भेज रहा हूँ, मुज़ाकरात के लिए टीमें जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच रही हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद कोई नरमी नहीं होगी। फिर ये भी वो कहते हैं कि डील अगर ना हुई तो से वो करूँगा जो कि 47 सालों में किसी सदर ने नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की किस बात पे यकीन करें और किस पे ना करें, प्रोफेसर साहब? देखना, अब ट्रंप साहब क्या चाहते हैं? ट्रंप साहब चाहते हैं कि सारी दुनिया को कहें कि आप थे जिन्होंने ये सेटल कर दिया और कोई कर नहीं सका था। ही वॉन्ट्स ए विन। तो वो उसका अंदाज ये है कि पहले धमकियां देगा, साथ साथ मोहब्बत भी दिखाएगा। तो वो मोहब्बत दिखाने के लिए अपने भेज रहा है जेडी वैंस को और कुशनर को, बाकी लोगों को, और साथ में धमकियां भी दे रहा है। हम डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में नहीं समझते कि धमकियां देना मुनासिब बात है। कोई डिप्लोमेसी पहले ऐसे कोई नहीं करता था। ये इसका स्टाइल है, बिजनेस में ये स्टाइल उसका काम करता है। अब ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी में वही स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है। मैं धमकियां भी दूंगा और अनस्टेबल अपने आप को दिखाऊंगा। आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, तो डर के फटाफट आप साइन कर दें। हालांकि ये अंदाज डजंट वर्क ऑन इंटरनेशनल स्टेज। तो पाकिस्तान इज प्लेइंग द रोल, उसको नॉर्मलाइज कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है ताकि लोग बैठ के बात तो कर लें यार। तो दिस इज पाकिस्तान स्टेप्ड अप। बल्कि चाइना ने भी इसको बड़ा एक्नॉलेज किया। देखिए ना, पाकिस्तान इज अ वन कंट्री, उसकी ताल्लुकात चीन से भी हैं, तुर्की से भी हैं, ईरान से भी हैं, अमेरिका से भी हैं। तो पाकिस्तान इज ए यूनिक कंट्री इन टुडे जो सबसे बनती है और ट्रस्ट रिलेशनशिप है। तो पाकिस्तान इज स्मूथिंग कि भाई ट्रंप का जो स्टाइल है उसको, ये चौधरी साहब बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, बातें करते हैं, फिक्र ना करें, चौधरी साहब अच्छे आदमी ये करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान इज प्लेइंग दैट रोल। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि अगले 3-2-4 में हम कुछ इंच मजीद एक सेटलमेंट की तरफ आएंगे। अगर जेडी वैंस और का हाथ साथ मिल गए तो शायद ट्रंप साहब भी अचानक इस्लामाबाद आ सकते हैं जुम्मे तक या एक हफ्ते के बाद, और साइन करने के लिए। अगर ना हुआ तो फिर एक सेपरेट हो जाएंगे, और तीसरी फिर दोबारा कोई टॉक शायद होगी। लेकिन there's a 60-70% चांस कि इस हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ साइन हो जाएगा। बिल्कुल, आपको लगता है 67% चांसेस मौजूद हैं कि इस हफ्ते में जो है वो मुआहदा साइन हो जाएगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अभी ईरानी स्पीकर की जानिब से जो है वो ये बयान जो है वो सामने आया है कि अभी भी अहम मामलात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। तो एक तरफ नज़र आता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं और मुआहदा जो है वो साइन होने के करीब है, लेकिन इख्तलाफात जो है वो सामने हैं। ये मुझे बताइए कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि फिर दोबारा से एक दौर चलेगा और डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक धमकी दोबारा से दे रहे हैं कि ये आखिरी मौका है? तो आपको लगता है कि आखिरी मौके से पहले पहले, यानी कि ट्यूसडे के दिन, मंगल के रोज, ये मामला तय हो जाएगा? जी हाँ, लाइकली देखें, दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप का मानना है कि चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कंक्लूड कर जाएंगे। बट सेकंड मेजॉरिटी का ये मानना है देयर इज स्टिल सिग्निफिकेंट गैप है बिटवीन द टू कंट्रीज पोजीशंस में, दैट इज वन थिंग। और बहुत सारे ऐसे कोर इश्यूज हैं जो कपल ऑफ देम जो अभी तक एग्री नहीं किए उन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मेरे ख्याल में आके ये डिस्कशन होगी। स्पेशली जो देखें हमारे सामने इश्यू तो दो है, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, द अदर इज द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मुस है। उसके लिए वो यकीनन डिफरेंट ऑप्शन उस पर कर रहे हैं, तो उसमें बातचीत होगी। और लाइकली है, देखे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कि ये पोस्चरिंग है, जितनी अभी हमने कुछ देखा डेवलपमेंट लास्ट कपल ऑफ डेज में ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से, इट इज वाज बेसिकली पोस्चरिंग की। जब टेबल पे बैठे तो गेट कंसेशंस और दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। और फिर देखें कि इस तरह एक साथ मीडिया वार है और वो एक क्रेडिट लेना भी चाहते हैं। तो आप समझ लें कि इट वाज सॉर्ट ऑफ ए पोस्चरिंग थे, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वरना आप देखें कि जब से सीज फायर हुआ है, लिविंग ए साइड जो कल दो उन्होंने जो दो टैंकर्स पे ईरानियन कोस्ट गार्ड ने फायर किया, रस कोई सीज फायर की वायलेशन नहीं हुई, तो वो कामयाबी तो एक वो भी थी। सो दोनों ममालिक देखा जाए तो दे आर वेरी सीरियस।
क्योंकि ट्रम्प के लिए भी वो चाहता है कि वो चाहते हैं कि यहाँ से ऑफ रैम्प कोई बिल्कुल जो उनको एक सोल्यूशन इसको यहाँ से मिल जाएगा तो वो अपनी विक्ट्री क्लेम कर सकता है, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं और फिर साथ साथ उनकी अपनी पॉपुलैरिटी भी गिर चुकी है। अब जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि हम जीत रहे, हम प्रिवेल कर रहे हैं, मनवा रहे हैं, पर एट द सेम टाइम ईरान का भी आप देखें कि स्टांस बड़ा सख्त रहा है। फिर वहां पे भी यही है कि एक तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी ये आप बताना चाहते हैं कि आपका एक बड़ा हार्ड स्टैंड है और आप चाहते हैं यू आर डिफेंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, तो वहां से भी है। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान की ये कोशिश ये है कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ईरान, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ जीसीसी कंट्रीज, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ अमेरिका। और फिर देखें ना टर्निंग पॉइंट क्या था, जब फील्ड मार्शल ईरान गए हैं, 3 दिन वहां पे रहे हैं, तो वहां पे जी। थॉरो डिस्कशंस वहां पे की है, स्पेशली जब लास्ट में ही विजिटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ खातमुल अंबिया, जो बेसिकली जहाँ पे आर्मी को कंट्रोल किया जाता है, नॉट ओनली आतिश है बल्कि पासदारान का भी वही हेडक्वार्टर है। तो मेरे ख्याल में तमाम ऑन बोर्ड थे, तो देयरफॉर लाइकली है कि ये इंशाल्लाह इसमें कि जो आप देखें ना, अभी वो आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ और जेडी कुशनर आ रहे हैं, जेरेड कुशनर आ रहे हैं, जी। तो वो इनिशियली जो तीन कुछ चीजें रहती हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे, इसके बाद लाइकली है फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प के चांसेस होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जेडी वहां से कि शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी उनकी हो नहीं सकती है, तो वो दोनों होपफुली आज या कल पहुंच जाएंगे, तो उन्हीं से बातचीत का आगाज होगा जहां से छोड़ा था। बिल्कुल, यानी कि एडवांस टीमें जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं और वो पहले अपना काम जो है कंप्लीट कर लेंगी, उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मुआहदे पर दस्तखत होंगे और फिर जेडी वेंस हों या डोनाल्ड ट्रंप हों, देखते हैं कौन आता है। और ख़ास तौर पर इस वक्त अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स पर इस तमाम तर सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम जानेंगे। इस वक्त हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग हमारे वेलकम बैक, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, सर ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहाँ मिसकैलकुलेशन कर दी? उन्होंने ईरान को भी शायद वेनेजुएला समझ लिया कि उसका सदर उठा के ले गए थे वो, और यहाँ पे उनको लगा कि 1-2 रोज़ में मामला हल होगा, ऐसा हुआ नहीं। और ईरानियन जो हैं बड़े हैरानकुन तौर पर बड़े टफ निगोशिएटर्स जो हैं वो साबित हुए हैं। इस जंग बंदी से अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स में किस हद तक आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू करने के बाद जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, आपको क्या लगता है कि जंग बंदी के बाद क्या वो इससे रिकवर कर पाएंगे? अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये बात है कि जो 20-25% लोग हैं वो सिर्फ मागा जिसे कहते हैं, वो जो भी ट्रंप कहता है उसको बिलीव करते हैं, वो सिर्फ उसी न्यूज़ को सुनते हैं जो कि ट्रंप को सपोर्ट करता है। जब दूसरी तरफ कोई 30% लोग हैं जो कि बिल्कुल एंटी ट्रंप हैं, तो दरमियान में जो है ना, जो 20-25% वो डिसाइड करते हैं कि मुल्क किस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली बट इंटरनेशनली। तो उसके लिए रिकवर करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। उसका जो क्रूड लैंग्वेज इस्तेमाल की है, अनडिप्लोमेटिकली उसने बिहेव किया है, तो अमेरिका ने जो क्रेडिबिलिटी पिछले 70 साल में बनाई थी वो काफ़ी इवेपोरेट हो गई है। वो सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ है कि लोग हमें सीरियसली कभी अमेरिका को लेंगे? जब अमेरिका कहता है आपको मैं डिफेंड करूंगा तो यकीन करेंगे? तो वो इज़ द बिगेस्ट लॉस। और जो दरमियान में जो 30% लोग हैं वो समझते हैं इसको, वो आर गोइंग टू नॉट वोट फॉर ट्रंप गोइंग फॉरवर्ड। सो ट्रंप विल हैव अ सेटबैक इन नवंबर, लेकिन सदर तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कांग्रेस में डेमोक्रेट की मेजॉरिटी हो गई तो सारी कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं रूलिंग पार्टी के, जो मेजॉरिटी पार्टी के। सो सब जो चेयरमैन होंगे सब कमेटियों के, वो रिपब्लिकन से डेमोक्रेट हो गए, तो फिर ट्रंप के एजेंडा में ब्रेकें लग जाएंगी। तो बेस्ट वी कैन होप कर सकते हैं कि ज़रा उसको चेक एंड बैलेंस आ जाए, उसको ब्रेकें लगी, ताकि इसे जो वाहियातें इसने की हैं पिछले 1.5 साल तक वो कम हो जाएं। एलिमिनेट नहीं हो सकती। हाँ, जब दोबारा इलेक्शन होगा 28 में, फिर पता चलेगा भैया आगे कौन जाएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रंप शुड लूज बिग टाइम, लेकिन इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन होने देगा, करवाने देगा, कि और कोई वो घपला कर सकता है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुक्ता सर आपने उठाया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही कहा है
एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ धमकी, और तीसरा उन्होंने ये भी कह दिया है कि अमेरिका को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या आप वाकई समझते हैं कि इन 40-45 रोज़ में अमेरिका कोई नुकसान नहीं हुआ? और दूसरा सर ये बताइएगा कि ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी बन गई, वो तो हर 24 घंटे 48 घंटे का मौका और डेडलाइन देता था कि जनाब ये जंग जो है वो ख़त्म होने वाली है, कंक्लूड होने वाली है, हम जीत गए हुए हैं। तो वो कहाँ गई अमेरिका की जीत, और किस तरह से वो ट्रॉफी शो करेंगे अवाम को अपनी? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पहले तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उनकी जो स्ट्रेटजी उनकी बिल्कुल ऐसी नहीं, उन्होंने वार गेमिंग ऐसी नहीं की कि इसके प्रॉबली वो मिसकंसेप्शन ये हुआ, वेनेजुएला वाले की कहानी थी, रशिया इजराइलीज ने कहा कि हम उनको डिकैपिटेट कर देंगे लीडरशिप को, तो ईरान कोलैप्स कर जाएगा और उसके बाद जो हम वी कैन चेंज द रेजिम ऑल्सो एंड सो। वो ऐसा हुआ नहीं, ईरान स्टेडफास्ट रहा। और उसके बाद देखें कि अब जो लॉसेस की बात करें, नुकसानात की बात कर रहे हैं, आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा $500 मिलियन का नुकसान है ईरानी इसको डेली हो रहा है, जबकि उनका अपना $1 बिलियन डेली का खर्चा था। तो आप अंदाजा कर ले कितना नुकसान अमेरिका का हुआ। दैट इज वन थिंग। दे आस्क्ड फॉर $200 बिलियन का एडिशनल बजट से कांग्रेस के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एडिशनल बजट दिया जाए। उनके पास इंटरसेप्ट खत्म हो गए थे, इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए थे, क्योंकि वो आप देखें कि जिस तरीके से इंटरसेप्टर्स जो थे मिडिल ईस्ट जीसीसी से भी शिफ्ट करवाए इसराइल को, और साउथ कोरिया से भी उन्होंने इंटरसेप्ट, जापान से भी इंटरसेप्ट लेके इन्होंने इसराइल शिफ्ट किया था। तो दैट वाज द सिचुएशन, क्योंकि बस पेट्रियट कम पड़ गए थे, जो थर्ड मिसाइल्स जो भी है सिस्टम था वो भी दैट वाज नॉट फंक्शनल। तो उस हिसाब से लॉस पे जा रहे थे। दैट्स व्हाई ही रियलाइज कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, ऑफ रैंप जाएं। और उसके बाद क्योंकि क्रेडिबिलिटी नीचे गिर गई थी, 33% पॉपुलरिटी रेट उनकी नीचे आ गई थी, 60% अमेरिकन दे अपोज द वार, और फिर अभी ये है कि 60% अभी वो इसराइल के अगेंस्ट लोग पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो चुका है अमेरिका के अंदर। सो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प देखें, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन से बहुत सेंसिटिव, मुश्किल, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो तय करेंगे कि कांग्रेस कहाँ पे, सेनेट का और कांग्रेस की क्या सिचुएशन होगी। अगर देखें कांग्रेस हाथ से निकल जाती है और वहां पे अगर डेमोक्रेट्स, अभी बहुत कम फर्क है, तो अगर वो चीजें हाथ से निकल जाती है तो ट्रम्प के लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। देयरफॉर कि ये जो उन्होंने ऑफ रैंप कोशिश किया है, अब आप देखें पब्लिकली वो क्लेम कर रहे हैं कि विक्ट्री, कि हम प्रिवेल कर गए हैं, दैट्स वाई हमने 15 पॉइंट्स दिए हैं, हम डिक्टेट करवा रहे हैं, हम अपनी चीजें मनवा रहे हैं। तो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, खुद भी बात कर रहे हैं, उनका सेक्रेटरी वार भी बात कर रहा है, और बाकी जो ऑफिशियल है मार्को रूबियो और अदर्स वो भी, या चेयरमैन जॉइंट चीफ भी यही बात कर रहा है। तो एक स्टेज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम लोग प्रिवेल कर गए हैं। तो मेरे ख्याल में किसी हद तक उनको यहाँ पे फेस सेविंग मिल सकती है, क्योंकि दैट्स वाई उनकी कोशिश है, क्योंकि वरना लड़ाई में तो शिकस्त उनको होगी। मिलिटरीली दे हैव बीन डिफीटेड बाय ईरान। अच्छा, ये बड़ा सर आम नुक्ता आपने उठाया है कि लेकिन अगर प्रोफेसर साहब, डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप है, अभी आप खुद भी काफ़ी एग्जांपल्स कोट कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, और अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू नहीं होता है दूसरे दौर में भी, तो क्या आपके ख्याल में आइंदा चंद रोज़ में दोबारा जंग शुरू हो सकती है? क्या ये नौबत आ सकती है? जो दो बातें हैं, डोनाल्ड ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, वो बातें करते हैं कि वो प्रिटेंड टू बी अनप्रिडिक्टेबल, ताकि अगला बंदा घबरा जाए, समझना कि क्या करेगा, कि ये यानी कि ये फास्ट बॉल भेजेगा या स्लो बॉल देगा कि गूगली फेंकेगा। वो आपने कंफ्यूज करने के लिए करते हैं। वैसे इतना अनप्रिडिक्टेबल नहीं है जितना वो अपेयर करते हैं। दूसरी बात है कि क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? अच्छा, उसमें मेरा ख्याल ये है कि जंग तो नहीं होगी, लेकिन कोई स्कर्मिशेस हो सकती हैं। ये सब निगोशिएशन की बात है जी। दो बंदे जो 47 साल से एक दूसरे को मोहब्बत नहीं करते थे, पहले उनको एक कमरे में बैठना, बातें करना, तो सब चीज़ें एक हफ्ते में तो साइन नहीं होंगी। एक उस हुआ इस्लामाबाद में कि दे अंडरस्टूड ईच अदर पोजीशन, कि चाहते क्या है, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। दोनों घर गए, अपनी डिस्कशन हुई, अब दोबारा वापस आ रहे हैं। अच्छा, हमारे 10 पॉइंट थे, चलो 3 में ये हो गया, 2 में हम डिसएग्री करते हैं। इसके बाद दोबारा भी एक अगर कंक्लूजन ना हुआ इस हफ्ते, तो छोटी मोटी बमबारियां यहाँ दाएं बाएं होंगी, वो प्रेशर बढ़ाने के लिए। जैसे ट्रंप अपनी ब्लॉकेट ख़त्म नहीं कर रहा, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, तो शायद तीसरा और चौथा भी इसका निगोशिएशन हुए। देखिए ना, जो पहला था जॉइंट JCPOA जो ओबामा ने किया था, कितनी देर लगी थी उसको निगोशिएट करते करते? 2 साल।
तो वहां चलो यहाँ चलो 2 महीने लग जाएं, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं। जी तो 2-3 दफा इसका बैक एंड फोर्थ हो सकता है, छोटी मोटी बमबारी भी हो सकती है, लेकिन बड़ी जंग मेरे ख्याल में नहीं हो सकती, बिकॉज बोथ साइड्स आर एग्जॉस्टेड, बोथ साइड के पास टू मच टू लूज। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सर अगर आपसे ये पूछ पाऊँ मैं, सबको ये पता है कि पूरी सिचुएशन के अंदर अगर कोई स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है तो वो इजराइल है, और पहले भी उसने किया, इस मर्तबा भी कोई खदशात जो है वो मौजूद हैं। सब ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो चैन से नहीं बैठेगा, अब उसका क्या करना है? यहाँ देखें कि अभी इसराइल कल चैन से उन्होंने बैठेगा क्योंकि जी ब्रिगेडियर साहब, सर फरमाइएगा। जी उन्होंने एक पोस्ट की थी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, और उन्होंने कहा एनफ इज एनफ, इजराइल को एक मैसेज दिया था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प पे प्रेशर भी है, इजरायली लॉबी भी है, फिर बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक्सटेंड लिया है। और आप देखें कि जब ये लास्ट टाइम जब ये सीज फायर वगैरह हो रही थी, उसके बाद फौरन बाद लेबनान में जो उन्होंने किया, एक रात में 300 लोगों को मार दिया, तो लाइकली अभी भी सीज फायर हुआ है, लेकिन स्टिल वो वहाँ पे कर रहे हैं जिस तरीके से वहाँ पे हो रही है, और अपनी एक लाइन उन्होंने येलो लाइन डिक्लेयर करके वहाँ पे बैठ गए हैं। तो वहाँ पे यू कैन नॉट रूल आउट की पॉसिबिलिटी इसमें इजरायलीज जो हैं कोई फॉल्स फ्लैग भी कर सकते हैं, स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकते हैं, थ्रू अपने एजेंट्स के थ्रू कोई कार्रवाई डाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में देखें कि ईरान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, गल्फ कंट्रीज को भी पता है कौन क्या कर सकता है। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में सब लोग इस पे दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, सर्वेलेंस भी हो रही, चीजें भी देख रहे होंगे। और मेरे ख्याल में इजराइल की कोशिश के बावजूद वो ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत सीरियस है। दे वांट, सब चाहते हैं टू अवॉइड दिस कैटास्ट्रोफिक वार अगर होगी तो सर लबनान में जो जंग बंदी है वो भी तो 26 तारीख तक उसका टाइम है, आपको लगता है वो एक्सटेंड होगी, और क्या उसकी सेटलमेंट भी इस मुआहदे का कुछ हिस्सा हो सकती है? देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लेबनान के प्रेसिडेंट को भी बुलाया है और नेतन्याहू को भी बुलाया है, और फिर वो उन्होंने कहा कि हम, ये भी बहुत पुराना है, और देखें कि देयर इज नो इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड इजराइल, और इजराइल ने एक देयर इज ए ब्लू लाइन भी है, देयर इज ए येलो लाइन भी है। इजराइल आगे आके लिटानी रिवर तक भी पहुंचना चाहता है। सो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है एज फार लेबनान इज कंसर्न। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम लेबनान को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, और देयरफॉर उन्होंने बुलाया है। तो लेकिन ये है कि इट विल टेक टाइम, ये आसानी से जल्दी हल नहीं होगा, लेकिन सीज फायर हो सकता है इन प्लेस हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया। नईम जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, दोबारा से मंगल के रोज़ ये दौर होगा, और देखना होगा कि कौन आता है, JD वैंस आते हैं या डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कौन आएगा, और क्या 21 तारीख को ही इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि उनकी मुज़ाकराती टीम जो है वो कल पाकिस्तान पहुंच रही है, और ये भी बता दिया गया है कि अब मंगल को दूसरे राउंड का, यानी कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ होगा। अभी हमें ज्वाइन के लिए साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद खान साहब ने। शमशाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शमशाद साहब, जैसे कि आप भी पूरी उम्मीद हैं, दुनिया में भी ये तकरीबन ये पैगाम ही जा रहा है कि बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात जो है वो एक किस्म के कामयाब हो चुके हैं, मुआहदे पर दस्तखत होने हैं, तमाम वर्किंग जो है वो हो चुकी हुई है। अब ये बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे या उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, और क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही पाकिस्तान आना चाहिए, या फिर दीगर खलीजी ममालिक के सरबराहान हैं, सऊदी अरब के सरबराह या कतर के या तुर्की के या दीगर ममालिक के, तो क्या ये इवेंट बहुत बड़ा मेगा इवेंट बन सकता है, या इसके लिए भी कोई कोशिशें हो रही हैं? देखिए, ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। एक ईरान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट किसी भी लेवल पर साइन हो, और अगर वो प्रॉपर एग्रीमेंट है तो उसकी अहमियत उसी तरह रहेगी। ट्रंप की मौजूदगी से किसी भी एग्रीमेंट की जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ती। मैं बता दूं, इस किस्म की शख्सियत का कोई भी इस किस्म का क्रेडेंशियल्स नहीं है कि वो मुआहदों की या मुल्कों को विजिट करने से, लेकिन उसकी अदरवाइज कोई वक़्त नहीं है उस चीज़ की। असल चीज़ यही सोचनी है कि एक अच्छा मुआहदा हो जाना चाहिए, और ईरान जो है वो यकीनन अच्छे मुआहदे के बगैर साइन नहीं करेगा। उसके बहुत नुकसान जंग का हुआ है, तो वो देखना है कि ईरान को कितनी तसल्ली करवाता है। बदकिस्मती यही है कि ट्रंप अभी तक भी आखिरी मिनट तक भी तड़ियां दे रहा है, उसको धमकियां दे रहा है। तो देखना ये है कि लास्ट मिनट पे जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं वो किस हद तक दोनों साइड्स को
सेटिस्फाई करेंगे। ये अहमियत की हमल है डिप्लोमेसी में। ये कोई नहीं कि हेड्स ऑफ स्टेट आए या नहीं आए। इस वक्त तो अभी इसके बाद एक और चैप्टर शुरू होना है, उसमें बहुत पाकिस्तान की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और बड़ा रोल मिलने वाला है। अगर वो वाकयात इस तरीके से हुए कि एग्रीमेंट ठीक हो जाता है, फिर हमने इस खित्ते के रीजन में जो खला पैदा हो रहा है, क्योंकि अब अमेरिका की जो सुपर पावर की जो पोजीशन थी वो अब बहुत खत्म हो गई है, अकेला रह गया है। वो न सिर्फ ये ट्रंप तो डोमेस्टिकली अकेला है, न उसके साथ कोई अपनी पार्टी नहीं है, रिपब्लिकन उसके खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिका दुनिया में अकेला रह गया है। अमेरिका के साथ न यूरोप है, न नेटो है, न चाइना है, न रशिया है, न जापान है, न कोरिया है, यानी बिल्कुल अकेला है। और इस वक्त ये जंग भी जो है, देखा जाए तो ईरान ने अनएक्सपेक्टेडली अमेरिका को भी शिकस्त दी है, यानी मिलिट्री तरीके से जिस तरह जवाब दिए हैं अमेरिका के हवाई जो बेसेस अड्डे उनको मार मार के बिल्कुल उनको उड़ा दिया है। तो अब ये सारे अड्डे भी खत्म करने होंगे, ये सब चीजें हो जाएंगी, तो अमेरिका की वो चीज नहीं रहेगी जो पहले थी। इस वजह से पाकिस्तान का एक रोल बहुत अहम होने जा रहा है कि हमने कम से कम इस खित्ते के रीजन ममालिक को इकट्ठा करके वो खला पूरा करना है, और वो कर सकते हैं हम, क्योंकि ईरान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, तुर्की भी होगा, सऊदी अरब भी होगा, इमारात भी होंगे, कतर भी होगा, और खलीज की रियासतें, और अगर जरूरी हुआ तो हम एक दो अरब ममालिक भी ले लेंगे, और क्या है इंडोनेशिया और मलेशिया, एक इस्लामिक ग्रुप बना लेंगे, जंगे लड़ने के लिए नहीं मगर जंगे प्रिवेंट करने के लिए, इस खित्ते को सिक्योर करने के लिए। वो बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का, बस ये है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा, ईरान के जोहरी हुकूक और अमरीकी पाबंदियों के दरमियान जो तातुल है उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा दरमियानी रास्ता आपके ख्याल में मुमकिन है? देखिए, वो तो खत्म हो गया, वो कभी था ही नहीं मसला। ये सब तड़ियां लगाने के लिए, इसने प्रेशर ईरान पर प्रेशर करने के लिए वक्त ना ये करता रहता है ट्रंप जो है। ईरान ने एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर लिया था अमेरिका के साथ, मगरबी ताकतों के साथ। अमेरिका ने 5 सलामती कौंसिल, यानी उसमें रशिया चाइना भी शामिल थे, फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका 5 परमानेंट मेंबर्स, छठा जर्मनी, 6 मेंबरों ने 9 साल में नेगोशिएट किया था। 2006 से 2015 तक हर चीज तय हुई थी कि क्या किस तरह एनरिचमेंट करनी है। ईरान का मैं बता दूं आपको, ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन का दिलचस्पी थी नहीं। उसके जो रहबर थे खुमैनी और उसके बाद खामेनेई, उन्होंने कहा था कि हमें बम नहीं चाहिए, ना हमने केमिकल वेपन लेने हैं। वो स्ट्रिक्ट इस्लाम पे बिलीव करते थे, तो उनका बिल्कुल ये कभी था नहीं। और लेकिन जो साइन है एनपीटी ईरान ने किया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसमें आर्टिकल 4 के तहत ईरान को एक इनएलिएनेबल राइट है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकता है अपने जो है ना पीसफुल पर्पस के लिए। और मैं बता दूं कि ईरान में जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जो फैसिलिटीज हैं, ये ईरान की बनाई हुई नहीं है, ये अमेरिका ने बनाई थी। 1950 की दिहाई में वो अमेरिका ने यहाँ पे पहला वाहिद मुल्क था, एक बाहर का जो इस्लामी मुल्क था, जहाँ पे अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना दी थी, इस्फहान, नेतांज वगैरह वगैरह जहाँ जहाँ भी हैं अपने। तो मकसद ये है कि अमेरिका के लिए मसला कभी नहीं था। ये 9/11 के बाद शुरू हुआ है, जब अमेरिका ने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। यानी सोवियत यूनियन दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा राइवल था अमेरिका का। वो उसने एक जहाद, मुसलमानों का जहाद लेके उसको इस्तेमाल करके उसको तोड़ा। तो 9/11 के बाद फिर जब वो सारा काम मुकम्मल हो गया, तो फिर अमेरिका ने ये फैसला किया कि अब सोवियत यूनियन तो खत्म हो गया, अब हमने ये मुस्लिम दुनिया वो करना है। तो मुस्लिम दुनिया को तोड़ने के लिए 9/11 इंजीनियर किया गया था। वो भी एक फॉल्ट था। और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम दुनिया, पहले अफगानिस्तान पे हमला किया 2001 में, उसके बाद इराक पे किया, फिर सीरिया पे किया, फिर लीबिया पे किया, और ये मतवातर वो किया जा रहा है। और ये शमशाद साहब बिल्कुल बड़े बड़े सर अहम नुकात सर आपने उठाए हैं, और यकीनन ये तारीख का हिस्सा भी है। अगर सर अमेरिका से कुछ ओपिनियन ये आ रहे हैं कि ये जो अभी मुआहिदा हो रहा है, शायद ये मुस्तकिल अमन की तरफ ना जाए,
चूंकि आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पे आपने खुद भी कहा कि बहुत ज़्यादा दबाव है। कैमला हैरिस भी ये कह चुकी हैं कि ये तो पराई जंग थी, ये तो नेतन्याहू के कहने पर उसकी जंग जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लड़े थे। ऊपर नेतन्याहू पर भी काफ़ी प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। तो कहने वाले कहते हैं कि ये सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस गुजारने के लिए जो है ना ये टाइम जो है वो बाय किया जा रहा है। और आपको पता है कि अभी 8 महीने नहीं गुजरे थे, दोबारा से हमला हो गया। इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि इस खित्ते में मुस्तकिल अमन होगा? अमेरिका जो है वो क्या कम से कम इसराइल की गारंटी दे सकता है इस मामले पर? देखिए, इसराइल की हिम्मत नहीं कभी भी जुर्रत पड़ती। इसराइल सिर्फ ट्रंप कह सकता है, अमेरिका ने कभी इसराइल की बात नहीं मानी थी। जो इसराइल है, कई प्रेसिडेंटों को कहा था कि तुम ये ईरान पे हमला करो, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। और न्यूक्लियर वेपन मांगे तो अमेरिका ने दे दिए इसराइल को, जो हथियार थे वो तो दे दिए हैं। लेकिन किसी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसराइल के कहने पे ईरान पे हमला नहीं किया। ट्रंप जब आया है तो पहला काम इसने यही किया था। पहले तो वो न्यूक्लियर डील जो बड़े अच्छे तरीके से, जो 9 साल लगे थे उसको नेगोशिएट होने, उससे बेहतर डील नहीं हो सकता था, और वही डील अब होगा। तो वो जो है इसने स्क्रैच किया। फिर उसके बाद इसने जेरूसलम को इसराइल का दारुल-ए-खिलाफा रिकॉग्नाइज किया, और फिर अमेरिका का सिफारतखाना वहां शिफ्ट कर दिया, और फिर अब्राहम अकॉर्ड शुरू करके इस्लामी रियासतों से इसराइल को रिकॉग्नाइज करवाना शुरू कर दिया। उसने बैकआउट कर दिया। उसने कहा जब तक कोई बड़ा इस्लामी मुल्क नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। तो वो सेकंड टर्म में इसमें तो उस फलस्तीनियों को यकीन था कि अब ये ट्रंप आएगा तो फिर ये अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब से रिकॉग्नाइज। तो उन्होंने फिर फलस्तीनियों ने अपनी जद्दोजहद ओपनली करने के बाद नतीजा फिर ये हुआ कि इसराइल के साथ लड़ाई शुरू हुई अक्टूबर 2023 में, और उसमें फिर उन्होंने जेनोसाइडल किलिंग्स की। मकसद मेरा कहने का है कि फलस्तीनियों ने कोई 80,000 अपनी जानें कुर्बान की हैं, शहीद हो गए हैं। तो ये चीज़ें इतनी वो नहीं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और ये कहना कि जी ये मिड टर्म इलेक्शन तक का है, ऐसी बातें नहीं होती। अमेरिका में कोई बंदा जंग नहीं लड़ना चाहता, मैं बता दूं, चाहे वो मिड टर्म इलेक्शन से पहले हो या बाद में हो। ये ट्रंप था जो बेवकूफ आदमी था अमेरिका में। आज हर अमेरिकन ये कहता है कि ये गलत जंग थी। दुनिया में हर शख्स कहता है कि ये इलेजिटिमेट जंग थी। ये गलत जंग ही नहीं बल्कि ब्लंडरस जंग थी। तो मकसद मेरा कहने का है, जंगें लड़ना आसान खेल नहीं होता है। ये आप लोग, मीडिया के लोग नहीं समझते कि ये नहीं कि जी इलेक्शन से पहले के लिए जंग बंद कर लें के बाद में, ये खेल नहीं होता है जंगें। तो इस वजह से ये जंग एक दफा ये खत्म हो गई, जिसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा कलीदी रोल है। अब हमें भी ये सोचना है कि इसके बाद हमने रोल अपना प्ले करके इस खित्ते में ड्यूरेबल अमन लाना है, ताकि किसी की बाद में जरूरत ना पड़े कि किसी रियासत के खिलाफ हो। यानी यहाँ ये होगा कि मेरे मुल्क की सलामती मेरा काम है, और उस तुम्हारे दूसरे मुल्क की सलामती उसका काम है। हम सब आपस में मिलकर ये कहेंगे कि हम अपनी एक दूसरे की सलामती गारंटी करेंगे। उसमें ईरान भी शामिल होगा, सऊदी अरब भी शामिल होगा, अमीरात भी शामिल होंगे, सारी खित्ते की रियासतें होंगी। तो ये एक तरह से सब मिलकर अपना कलेक्टिव इनडिविजिबल डिफेंस और सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। ये है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा शमशाद अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि ये गलती का है वो अमरीकियों को भी हो गया है और खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी हो गया है, और जंग बंदी और साथ ही साथ मुज़ाकरात और उसके साथ मुआहिदा, ये अब अमरीका की ज़्यादा ज़रूरत है। और मंगल के रोज़ ही मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में ही हो रहा है। पहला दौर भी पाकिस्तान में हुआ, और इस मरतबा जो है वो कहा यही जा रहा है कि कुछ वर्किंग के साथ चीज़ें डिसाइड होकर टेबल पर आएंगी और सिर्फ दस्तखत होना बाकी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।